हेलो एंड नमस्कार। मैं सुरेंद्र वर्मा रूहानी लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। महिला तथा बाल अपराध की सीरीज के अंदर क्वेश्चन आंसर की सीरीज हम कर रहे थे। महिलाओं के ऊपर होने वाले माइनर एक्ट जो थे वो हमने कर लिए, बालकों वाले माइनर एक्ट जो हैं वो हमने कर लिए। अब हमारे पास बचता है अपराध शास्त्र का महाशास्त्र, महाग्रंथ भारतीय दंड संहिता, जो हमारा मेजर एक्ट है भारतीय दंड संहिता। अब हम उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं और भारतीय दंड संहिता के अंदर केवल और केवल हम उन अपराधों की जानकारी लेंगे जो हमारे लिए महिलाओं से संबंधित हैं या बालकों से संबंधित अपराध हैं। केवल जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, हम केवल उन्हीं अपराध को करने की कोशिश करेंगे। वरना भाई ये भारत का अपराध की दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है। 511 इसके अंदर धाराएं दी गई हैं, तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा ये हमारा अधिनियम है। लेकिन हमें डरना नहीं है। इस 511 धाराओं में से कुछ एक गिनी चुनी 20-25 धाराएं हमने याद करनी है, बाकी धाराओं पे हम फोकस नहीं करेंगे। फिर मैं आपको दोबारा से सजेशन दूंगा, जैसा कि मैंने थ्योरी की क्लास के अंदर भी बताया था कि भारतीय दंड संहिता आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी माइनर एक्ट जो हमने की हैं वो एक तरफ रख दें और भारतीय दंड संहिता को एक तरफ रख दें, तो दोनों से बराबर क्वेश्चन आने की उम्मीद बनती है। और भारतीय दंड संहिता से मुश्किल से 50-60 क्वेश्चन बनते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा खींच के यदि हम बनाएंगे तो 50 क्वेश्चन बनेंगे। तो वहाँ से हमने 250-300 क्वेश्चन किए होंगे और यहाँ से हम केवल 50 क्वेश्चन करेंगे। दोनों का वेटेज बराबर है, इसलिए मेरा सजेशन है कि इन 50 क्वेश्चन को हम 2 पार्ट में करने वाले हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप ज्यादा से ज्यादा बार करना, बार बार इन क्वेश्चंस को देखना, ताकि यहां से जो क्वेश्चन आए 5-10 में से मेरा मानना है कि 4 से 5 क्वेश्चन आपके यहां से आएंगे। तो ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। टाइम, यदि आपने हमारी थ्योरी की क्लास नहीं लगाई है तो ऊपर आई बटन के अंदर आपको लिंक शो हो रहा होगा। आप भारतीय दंड संहिता की हमारी थ्योरी की क्लासेज लगाइए, ताकि आपको डिटेल के अंदर पूरे का पूरा क्लियर हो जाए। अदरवाइज हम सीधा चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। भारतीय दंड संहिता 1860 कब लागू हुई? जैसा कि हर अधिनियम के अंदर पढ़ते हैं कब लागू हुआ, इसके अंदर भी हमने पढ़ लिया। अधिनियम पारित कब हुआ भाई? 1860 के अंदर। ध्यान से देखिए, 1857 की क्रांति की होते ही हमारे लिए नया अधिनियम आ गया, भारतीय दंड संहिता। अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया कानून है, आज तक प्रभावी है। आज तक इसी कानून के तहत सजा दी जाती है भारत के अंदर। कानून, क्राइम की दुनिया का सबसे बड़ा कानून, बादशाह मैं कह सकता हूं इसको। तो ये लागू हमारे पास हुआ था 1 जनवरी 1862 के दिन ये लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के तहत? धारा पूछी गई है भाई। मैंने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बनाए हैं धारा से बनाए हैं। मैंने हर क्वेश्चन में आपसे पूछा है किस धारा के तहत ऐसा कहा गया है। लेकिन क्वेश्चन 2 ही तरीके से बन सकता है। या तो आपसे ये पूछ लिया जाए किस धारा के तहत ये कहा गया है, या आपसे पूछ लिया जाए कि इस धारा के अंदर क्या कहा गया है। 2 ही तरीके हैं क्वेश्चन बनाने के। मैंने हर क्वेश्चन को एक ही तरीके से बनाने की कोशिश की है कि हर क्वेश्चन में मैंने आपसे रीजन माना है, थ्योरी आपको क्वेश्चन के अंदर दे दी है और आपसे मैंने केवल आपसे धारा पूछी है कौन सी धारा के तहत ये कहा गया है। तो भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला करने या आपराधिक बल करने के प्रयोग के लिए दंडनीय माना गया है? देखो, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि धारा 354 के अंदर क्या कहा गया है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर है भी धारा 354 के अंदर। ठीक है ना। क्वेश्चन यदि ये आता कि धारा 354 में क्या कहा गया है, तो आपका उत्तर क्या हो जाता? स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला करना या आपराधिक बल का उपयोग करना। मैंने पूछ लिया किस धारा में कहा गया है, तो उत्तर क्या हो गया भी? धारा 354 के अंदर। तो धारा 354 कहती है कि यदि आप किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला करते हो या उसके ऊपर क्या करते हो भाई? आपराधिक बल का उपयोग करते हो, तो ये क्या होगा? दंडनीय होगा। इसके लिए आपके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। और सजा कितनी मिल सकती है यदि आप ऐसा करते हो? तो आपको कम से कम जो सजा है ना वो कितनी मिल सकती है भाई? 1 साल की सजा। कम से कम आपको 1 साल की सजा मिल सकती है। ज्यादा से ज्यादा आपको 3 साल तक की सजा मिल सकती है। प्लस आपको क्या देना पड़ सकता है अभी? फाइन भी देना पड़ सकता है, जुर्माना भी देना पड़ सकता है। आईपीसी की सारी सजाओं को भी आप याद करना और जरूर याद करना।
मैंने सजा के ऊपर क्वेश्चन नहीं बनाए हैं, आप जानते हो मैं क्वेश्चन के अंदर ही आपको सजा बता देता हूं, एक अलग से क्वेश्चन नहीं बनाता हूं, लेकिन सजा के क्वेश्चन आएंगे और खास करके आईपीसी के अंदर आपको एक या दो क्वेश्चन आपको सजा से देखने को मिल सकता है, एक क्वेश्चन तो पक्का देखने को मिलेगा, इसलिए आईपीसी से एक क्वेश्चन आप सजा का जरूर आएगा। सजा के सारे प्रोविजन याद करने की कोशिश करना, हो सके तो एक तरफ आप एक्ट लिख लेना, एक तरफ आप सजा लिख लेना, एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर ना एक बना लेना कि बिल्कुल शॉर्ट नोट्स के अंदर धारा का नाम लिख लेना, धारा का जो पॉइंट है नंबर है वो लिख लेना, अगली लाइन के अंदर धारा का नाम लिख देना और अगली लाइन के अंदर आप सजा लिख देना। एक साथ याद करोगे बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएगा, तुलनात्मक रूप से भी आपको याद हो जाने वाला है। मैं नहीं चाहता कि आपका कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन कटे, तो सही आंसर हमारे पास क्या होगा, धारा 354 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत लैंगिक उत्पीड़न के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। लैंगिक उत्पीड़न, सेक्सुअल हैरेसमेंट जिसको कहा जाता है, धारा 354 ए बिल्कुल सही आंसर है। धारा 354 ए के तहत लैंगिक उत्पीड़न की सजा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354 ए के तहत लैंगिक उत्पीड़न में शामिल नहीं है। ध्यान से देखना, ये पूछा गया है कि जो 4 बातें लिखी गई हैं उनमें से 3 बातें ऐसी है जो लैंगिक उत्पीड़न के अंदर आती है, एक बात ऐसी है जो नहीं आती। आपको बताना है वो कौन सी बात है जो लैंगिक उत्पीड़न में शामिल नहीं है। पहला, किसी महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध स्थापित करना। दूसरा, किसी महिला से लैंगिक स्वीकृति की मांग करना। तीसरा, महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाना। और डी, लैंगिक आभासी टिप्पणियां करना। ध्यान से देखना भाई, आपने यदि इसको पढ़ा होगा तो आपको लगा होगा सारी ही बातें लैंगिक उत्पीड़न के अंदर आती है, लेकिन यदि आपने जो ए नंबर बात है ना उसको यदि आप ध्यान से पढ़ोगे, इसमें लिखा गया है शारीरिक संबंध स्थापित करना महिला की इच्छा के विरुद्ध। ये जो डेफिनेशन है ना, ये डेफिनेशन रेप की डेफिनेशन है, बलात्कार की डेफिनेशन है, लैंगिक उत्पीड़न की नहीं है। यदि यहाँ पर संबंध की जगह पे होता ना, सपोज करो यहाँ पे शारीरिक संबंध की जगह पे यहाँ पे होता शारीरिक संपर्क स्थापित करना, टच करने का प्रयास करना, महिला की बॉडी को छूने का प्रयास करना, तो वो क्या होता हमारे पास, लैंगिक उत्पीड़न होता। तो इसका सही आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, ए आंसर सही हो जाएगा। अब बात करते हैं कि 354 ए के अंदर सजा कितनी बताई गई है। तो यदि 354 में सजा को 2 भागों के अंदर बांटा गया है। यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है पॉइंट नंबर ए वाला, पॉइंट नंबर बी वाला और पॉइंट नंबर सी वाला, तो इसे गंभीर अपराध माना गया है कि महिला की बॉडी को टच करने का प्रयास करे, महिला के साथ महिला से उसे सेक्सुअल फेवर मांगे, सेक्स करने की उसे वो मांग करे, या तीसरा क्या भी महिला को कोई भी पोर्न वीडियो दिखाए या पोर्न और कोई भी ऐसा तस्वीर दिखाए जिसके अंदर क्या हो भाई, अश्लील साहित्य हो महिला की इच्छा के विरुद्ध। तो इन तीनों को तो क्या माना गया, गंभीर अपराध माना गया है। और चौथा अपराध क्या है, डी, लैंगिक आभासी टिप्पणी करना, महिला के ऊपर काट छाट करना या कोई ऐसी अश्लील टिप्पणी महिला के ऊपर करना, उसको थोड़ा गंभीर अपराध, कम गंभीर अपराध माना गया है। यदि आप पहले, दूसरे तथा तीसरा इन तीनों में से कोई अपराध करते हो तो सजा दी जाएगी कम, कितने साल की भाई, 3 साल तक के लिए सजा। कितनी, 3 साल तक की सजा दी जाएगी। और ये जो सजा होगी कौन सा होगा भाई, कठोर कारावास। मैंने RI लिख दिया, हमें कानून के मास्टर टीचर जो है ना उनको ये RISI ये लिखने की आदत होती है। RI का मतलब होता है रिगरस इम्प्रिजनमेंट, मतलब कठोर कारावास। तो इसको हम क्या कहेंगे भाई, 3 साल तक का कठोर कारावास तथा क्या दिया जाएगा भाई, या आपको जुर्माना लगाया जा सकता है या आपको दोनों दिए जा सकते हैं। लेकिन यदि आपने अपराध किया है टिप्पणी करने का केवल, तो आपको क्या हो सकता है भाई, 3 साल के बजाय 1 साल तक का कारावास हो सकता है। और यहाँ पे कारावास दोनों में से किसी भी तरह का हो सकता है, कठोर भी हो सकता है और सादा भी हो सकता है, या आपको फाइन लगाया जा सकता है या आपको फाइन तथा जुर्माना दोनों दिए जा सकते हैं। ये हमारी बात है 354 ए के तहत। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत, मैंने कहा ना सारे में धारा ही पूछी है भाई मैंने, किस धारा के तहत किसी स्त्री को निवस्त्र करने के आशय से उस पर हमला करना। निवस्त्र करना या लिखा आ सकता है किसी स्त्री को विवस्त्र करना, एक ही बात है। किसी स्त्री को निवस्त्र करना, नग्न करना, विवस्त्र करने के आशय से उसके ऊपर यदि आप दंड आपराधिक बल का उपयोग करते हो तो ये कौन सी धारा के तहत किया गया है, ये हमारे पास है धारा नंबर 354 बी। धारा 354 बी कहती है आपने कोशिश की है स्त्री के कपड़े उतारने की तो आपको सजा मिलेगी। कितनी सजा मिलेगी, कम से कम तक 3 साल तक की सजा आपको मिल सकती है और ज्यादा से ज्यादा सजा आपको मिल सकती है 7 साल की सजा। और ये 3 साल और 7 साल की सजा है ना, ये दोनों में से किसी भी प्रकार की हो सकती है, मतलब साधारण कारावास भी हो सकता है तथा कठोर कारावास भी हो सकता है, प्लस आपको जुर्माना तो पे करना ही पड़ेगा। 354 बी की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धारा के तहत
किसी भी स्त्री को कोई प्राइवेट कार्य करते हुए देखना, या इसको कहते हैं ताक झांक करना। यदि ऐसा स्त्री जो है कोई ऐसा काम कर रही है जिस काम के लिए स्त्री ये सोचती है कि उसे कोई व्यक्ति देख नहीं रहा होगा, उसे हम कहते हैं प्राइवेट काम। कोई भी काम हो सकता है भाई, स्त्री नहा रही है, कपड़े चेंज कर रही है, तो उसमें वो उम्मीद करती है कि उसे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं देखे, ऐसे काम को कहते हैं स्त्री प्राइवेट काम कर रही थी। यदि कोई व्यक्ति स्त्री प्राइवेट काम कर रही है उसको यदि देखता है, या दूसरी भाषा में इसे क्या कहते हैं, ताक झांक करता है, या इसी के लिए एक और कहा जाता है दृश्यकारिता का अपराध। क्या कहते हैं भाई, दृश्यकारिता का अपराध करता है। तो पूछा गया है किस धारा के तहत ताक झांक को दंडनीय अपराध माना गया है। बिल्कुल सही, आप मेरे साथ साथ ही चल रहे होंगे। धारा 354C के अंदर दृश्यकारिता को दंडनीय अपराध माना गया है, और यदि आप दृश्यकारिता का अपराध करते हो तो आप सजा के भागीदार हो। यदि आप ऐसा अपराध पहली बार करते हुए पाए जाते हो, यदि पहली बार ताक झांक यदि आप करते हो तो आपको कम से कम 1 साल की सजा हो सकती है, और ज्यादा से ज्यादा कितनी भाई, 3 साल तक की सजा हो सकती है। 1 से लेकर 3 साल तक की सजा, दोनों में से कोई भी कारावास हो सकता है, प्लस आपको क्या देना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा। लेकिन आप आदी ही हो गए बार बार ऐसा काम करने की, आपने काम किया दोबारा, आपने ऐसा काम किया तिबारा, मतलब द्वितीय या पश्चातवर्ती दोष सिद्धि के ऊपर आपको जो कारावास है वो बढ़ाया जा सकता है 3 साल से लेकर 7 साल तक का कारावास, और प्लस क्या होगा भाई, जुर्माना देना होगा। तो ये हमारे पास थी धारा 354C की। अब हम बात करते हैं भारतीय दंड संहिता 1807 की। किस धारा के तहत स्त्री का पीछा करना, ध्यान से देखना, बात किसकी की जा रही है भाई, स्त्री का पीछा करना। पीछा चाहे कैसे भी हो, चाहे व्यक्तिगत रूप से हो, आप पीछे पीछे जा रहे हो स्त्री के, चाहे इंटरनेट के माध्यम से हो, इंटरनेट के माध्यम से आप उसको व्हाट्सएप के ऊपर बार बार मैसेज भेज रहे हो, फेसबुक के ऊपर अपने फ्रेंड रिक्वेस्ट बार बार भेज रहे हो, इनकार कर रही है, या फिर बार बार उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हो, तो इसको क्या माना गया है भाई, पीछा करने का अपराध माना गया है। तो पूछा गया कौन सी धारा के तहत स्त्री के पीछा करने को अपराध माना गया है, तो सही उत्तर इसका कौन सा है, 354D। 354 के 5 अपराध है, 354, 354A, 354B, 354C और 354D, और हमने पांचों ही अपराध पढ़ लिए। 354 क्या कहता है, उसकी लज्जा भंग करने के लिए उस पर हमला करना। 354A क्या कहता है, लैंगिक उत्पीड़न करना। 354B क्या कहता है, उसको निवस्त्र करने की कोशिश करना। 354C क्या कहता है, हमने पिछली धारा के अंदर पढ़ा कि दृश्यकारिता का अपराध ताक झांक यदि आप करते हो, और 354D क्या कहता है, उसका पीछा करने के लिए अपराध 354D के अंदर। और यदि सजा की बात करते हैं तो यहाँ भी 2 तरह की सजा है, ठीक उसी प्रकार से यदि आप अपराध पहली बार करते हो, यदि आप अपराध कब करते हो, सेकंड बार करते हो या बार बार करते हो। पहली बार यदि अपराध करते हो तो आपको 3 साल की सजा, कम से 3 साल तक की सजा हो सकती है तथा लगाया जा सकता है जुर्माना। और यदि आप अपराध करते हो दूसरी बार तो सजा हो सकती है 5 साल तक की, तथा क्या लगाया जा सकता है भाई, जुर्माना लगाया जा सकता है। भाई मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, इसलिए राइटिंग में थोड़ा ध्यान नहीं दे पा रहा हूं, ताकि क्वेश्चन कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवा सकूं। धीरे धीरे लिखूंगा तो टाइम ज्यादा हो जाएगा, मैं टाइम बचाने के लिए कर रहा हूं। यदि आपको राइटिंग समझने में दिक्कत आ रही तो बता देना भाई, थोड़ा धीरे लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354D। 354D में क्या था भाई, 354D में था पीछा करना। कौन सी धारा में, 354D के तहत निम्नलिखित में से किस कार्य को अपवाद की श्रेणी में नहीं माना गया है। मतलब कि यदि आप स्त्री का पीछा करते हो तो कुछ एक अपवाद भी है, आपको पीछा करने के तहत भी आपको अपराध नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पूछा गया है कि वो कौन सा काम है जिसे अपराध नहीं माना गया, अपवाद नहीं माना गया। मतलब कि 3 तो अपवाद होंगे और एक काम ऐसा होगा जो अपवाद नहीं होगा। ए, यदि पीछा अपराध के निवारण हेतु, अपराध को रोकने हेतु राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत किए गए व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। यदि राज्य सरकार ने आपको अथॉरिटी दी है कि अपराध को रोकना है, इसलिए आप उस महिला के पीछे पीछे जाओ, तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा, वो आपकी ड्यूटी है। दूसरा क्या है, यदि पीछा किसी विधि की अनुपालना में किया जा रहा है, यदि आप किसी महिला का पीछा इसलिए कर रहे हो कि ताकि आप कोई ना कोई कानून है और कानून ने आपको अथॉराइज किया है, आप उसकी अनुपालना में कर रहे हो, तो भी अपवाद के अंतर्गत आता है। तीसरा, विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसा आचरण करना युक्ति युक्त था।
कि कोई ऐसी विशेष स्पेशल कंडीशंस आ गई थी भाई जिनके अंदर आपके द्वारा पीछा किया गया ना वो लॉजिकली सही था, तो ये तीनों ही कंडीशन क्या मानी गई है, अपवाद के अंदर मानी गई है। तो डेफिनेटली चौथी जो बात होगी वो हमारे लिए क्या होगी, गलत होगी, अपवाद नहीं होगी। चौथी बात क्या लिखी गई है, पति के द्वारा अपनी पत्नी की जासूसी करवाने के उद्देश्य से उसका पीछा करवाया गया। भाई आप जासूसी तो किसी की नहीं करवा सकते, कैसे करवा सकते हो, तो ये क्या है, अपवाद की श्रेणी के अंदर नहीं आता। ऊपर वाली तीनों बातें अपवाद की श्रेणी के अंदर आती हैं। यदि ज्यादा डिटेल के अंदर आप इन धाराओं को जानना चाहते हो तो आप हमारी थ्योरी की क्लास लगाइएगा। मैंने बड़ी गहराई के अंदर इनको एक एक प्रोविजन को समझाने की कोशिश की है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के तहत, फिर से धारा पूछ लिया गया, किस धारा के तहत किसी शब्द, अंग विक्षेप या ऐसा कार्य जो स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से किया जाए को दंडनीय माना गया। ध्यान से देखना भाई, बिल्कुल ऐसा ही हमने 354 के अंदर देखा, वहां भी स्त्री की लज्जा भंग करने की बात की जा रही है, यहां भी स्त्री की लज्जा भंग करने की बात की जा रही है। कानून जो है ना शब्दों का खेल है, एक शब्द चेंज हो जाता है, कानून की धारा चेंज हो जाती है। 354 के अंदर क्या लिखा हुआ था, 354 में लिखा हुआ था लज्जा भंग की जा रही है, लेकिन वहां पे लज्जा भंग करने के लिए दो बातें लिखी गई थी। पहली बात लिखी गई थी आप स्त्री के ऊपर हमला करते हो, और दूसरी बात लिखी गई थी कि आप स्त्री के ऊपर आपराधिक बल का उपयोग करते हो। तो ये दो बातें वहां लिखी गई हैं। यदि हमला या आपराधिक बल का उपयोग किया जाता है लज्जा भंग करने के लिए तो उत्तर क्या होगा, 354 होगा। और यदि लज्जा भंग करने के लिए न ही हमला किया गया, नहीं आपराधिक बल का उपयोग किया गया, क्या किया गया है भाई, शब्दों का उपयोग किया गया है, या कोई अंग विक्षेप मतलब किसी तरह की आपने इशारा किया है इस तरह का जो अश्लील इशारे को इंगित करता है और आप चाहती हो कि वो स्त्री आपको देखे, आप ऐसा काम करके आप क्या कर रहे हो, स्त्री की लज्जा भंग कर रहे हो, तो उसके लिए जो अपराध है वो हमारे पास है धारा नंबर 509 का अपराध। सही उत्तर क्या होगा भाई, इसका डी उत्तर सही होगा हमारे लिए, धारा नंबर 509 का अपराध। और इसके अंदर जो सजा का प्रावधान किया गया है वो सजा प्रावधान की गई है 3 साल तक की सजा। और यहाँ पे जो कारावास है ये कौन सा होगा भाई, सादा कारावास होगा, प्लस क्या होगा, जुर्माना लगाया जा सकता है। 3 साल तक की सजा प्लस क्या भाई, जुर्माना। और यहाँ पे जो कारावास है वो ध्यान से देखना, सादा कारावास है या सरल कारावास है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट हम जिसको बोलते हैं वो है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के तहत, फिर से धारा पूछ ली गई है भाई, किस धारा के तहत आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण करना। दुष्प्रेरण का मतलब होता है आप कोई बुरा काम करने के लिए उकसाना, कोई बुरा काम करने के लिए उकसाया जाता है तो उसे कहते हैं अबेटमेंट या दुष्प्रेरण। तो पूछा गया है कि कौन सी धारा के तहत आप किसी को आत्महत्या के लिए उकसाते हो तो उसे दंडनीय अपराध माना गया है। तो आत्महत्या के लिए उकसाना कौन सा है भाई, 306। आपने धारा 302 सुनी होगी ना, तो 302 मृत्यु, हत्या कर देना, तो हत्या के आसपास ही तो होगा आत्महत्या का। तो धारा नंबर 306 में कहती है आत्महत्या के लिए आप उकसा रहे हो, और यदि आपने किसी को आत्महत्या के लिए उकसाया है तो बड़ा ही गंभीर अपराध है। इसमें जो सजा का प्रावधान है वो सजा कितनी हो सकती है, 10 साल तक की सजा हो सकती है। कितनी भाई, 10 साल तक की सजा हो सकती है। और ये 10 साल तक की सजा दोनों में से किसी भी प्रकार की हो सकती है, साधारण भी हो सकती है तथा कठोर भी हो सकती है। साथ ही साथ क्या लगाया जाएगा भाई, जुर्माना भी आपके ऊपर लगाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम चलते हैं, टाइम खराब नहीं करेंगे भाई। भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के तहत, फिर से धारा पूछ ली गई, किस धारा के तहत किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने या अयुक्त संभोग बनाने के लिए विवश करने के उद्देश्य से अपहरण करना। कहा गया है आप किसी स्त्री का अपहरण कर रहे हो, किडनैप किया गया है आपके द्वारा किसी स्त्री का, लेकिन किडनैप करने का उद्देश्य आपका दो है। पहला उद्देश्य तो ये है कि आप उस स्त्री की क्या करवाना चाहते हो, जबरदस्ती शादी करवाना चाहते हो, उसकी इच्छा नहीं है, उसकी इच्छा के विरुद्ध आप शादी करवाना चाहते हो। या आपका उद्देश्य क्या है, आपका उद्देश्य है कि वो स्त्री किसी पुरुष के साथ अयुक्त संभोग करे। अयुक्त संभोग का मतलब है अपने पति के अलावा किसी और के साथ किया गया संभोग अयुक्त संभोग कहलाता है। तो आप यदि इन दोनों में से किसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी स्त्री का अपहरण करते हो तो वो भी क्या है भाई, एक दंडनीय अपराध माना गया है। और हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी धारा के तहत इस अपहरण को क्या माना गया है, दंडनीय अपराध माना गया है। तो उस उत्तर बिल्कुल सही है, धारा नंबर 366 के तहत, सी जो हमारा ऑप्शन है, धारा 366 जो है, धारा 366 के तहत स्त्री का जबरदस्ती शादी करने की वजह से अगर अपहरण किया जाता है तो वो क्या है, दंडनीय अपराध है। और इसमें जो सजा का प्रावधान किया गया है, जो सजा हमारे पास पिछले
सेक्शन के अंदर थी, वही सजा यहाँ पर है। 10 साल तक का कारावास हो सकता है, दोनों तरह का कारावास होगा। प्लस क्या लगाया जा सकता है भाई, प्लस लगाया जा सकता है जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के तहत अप्राप्त वय लड़की को उपापन करने को दंडनीय अपराध माना गया है? अप्राप्त वय लड़की को उपापन करना, इसका मतलब क्या है पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं। अप्राप्त वय का मतलब है 18 साल से कम। अप्राप्त वय का मतलब क्या है भाई, 18 साल से कम। तो पूछा गया है कौन सी धारा के तहत 18 साल से कम की लड़की को उपापन करना। उपापन करने का मतलब है उसे वेश्यावृत्ति के लिए प्राप्त करना, वेश्यावृत्ति के लिए प्राप्त करना, या वेश्यावृत्ति के लिए उसको उकसाना, या वेश्यावृत्ति के लिए उसको क्या करना भाई, उत्प्रेरित करना, इसे कहा जाता है उत्पापन करना। 18 साल से कम उम्र की लड़की को किसी अन्य व्यक्ति के साथ संभोग करने के लिए, या वेश्यावृत्ति एक ही बात होगी, उसके लिए लालच देना या उत्प्रेरित करना, ये मतलब है हमारे पास अप्राप्त वय लड़की को उपापन करना। कानून की धारा लैंग्वेज ऐसी है तो क्वेश्चन इसी लैंग्वेज के अंदर आएगा, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये मैंने इसको सिंपल भाषा में समझाया कि इसका मतलब क्या है। क्वेश्चन क्या है, किस धारा के तहत अप्राप्त वय लड़की को उपापन करना जो है दंडनीय अपराध माना गया है? तो इसका सही उत्तर हमारे पास है 366A के तहत। बी आंसर हमारे पास बिल्कुल सही है। और यदि आप ऐसा काम करते हो, किसी लड़की को किसी व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ काम करने के लिए प्रेरित करते हो, लालच देते हो, तो जो सजा मिलेगी वही सजा है जो पिछली बार आपको मिलने वाली थी, 10 साल की सजा। दोनों में से किसी भी प्रकार की सजा हो सकती है। प्लस क्या लगाया जाएगा भाई, फाइन लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के तहत विदेश से लड़की को आयात करना, ध्यान से देखना भाई, विदेश से लड़की को आयात करना, यहाँ पर कंडीशन लिखी गई है कि 21 साल से कम उम्र की लड़की को आप क्या करते हो, विदेश से आयात करते हो। और किस लिए आयात करते हो भाई, ताकि उससे वेश्यावृत्ति करवाई जा सके। तो भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा कहती है कि यदि आपने विदेश से लड़की को आयात किया है तो वो आपके लिए दंडनीय अपराध है? तो इसका उत्तर हमारे पास है 354A, 366B, 369C, 376D। इसका सही उत्तर हमारे पास है 366B। कौन सा है भाई, 366 भी। देखो लगातार हमने 3 धाराएं देखी है। पहली धारा हमने देखी 366, जो हमें क्या कहती है कि स्त्री का अपहरण कर लिया आपने उसकी शादी करवाने के लिए। 366A हमने देखी, वो कहती है 18 साल से कम की लड़की को आपने वेश्यावृत्ति के लिए प्राप्त किया है। और 366B हम देख रहे हैं, वो क्या कहती है भाई, विदेश से आपने लड़की को इंपोर्ट किया है, आयात किया है। तो 366B के अंदर भी वही सजा है जो पिछली 2 धाराओं के अंदर थी, 10 साल तक की सजा। 10 साल तक की सजा कौन से प्रकार की भाई, दोनों प्रकार की सजा हो सकती है, तथा साथ ही साथ क्या लगाया जा सकता है, जुर्माना भी लगाया जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के तहत। भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए लड़की को बेचना, यदि वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए लड़की को बेचा जाता है, 18 साल से कम उम्र की लड़की को बेचा जाता है ना, किसके लिए, वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए, तो उसको क्या माना गया है, अपराध माना गया है। क्वेश्चन पूछा गया है वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए लड़की को बेचना कौन सी धारा के तहत अपराध माना गया है? तो सही उत्तर हमारे पास इसका है 70, 71, 72, 73, धारा नंबर 372 के तहत। सी उत्तर हमारा सही है, धारा 372। बेचना 372, खरीदना 373 है, ठीक है ना। बेचने की बात हो रही है तो क्या है हमारे पास 372 के तहत। और यदि सजा की बात करते हैं तो वही सजा है जो हम पिछली धाराओं के अंदर पढ़ रहे थे, 10 साल तक का कारावास, दोनों में से किसी भी तरह का कारावास, प्लस क्या है भाई, जुर्माना। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले सजेस्ट किया था कि आप एक पेज के ऊपर सेक्शन का नंबर लिख लेना, धारा का नंबर लिख लेना, सेक्शन में क्या दिया गया है ये लिख लेना आप एक लाइन के अंदर, लास्ट में आप लिख लेना सजा। तो आप देखोगे काफी सजाएं तो आप हवा के अंदर उड़ा दोगे, यार इनके अंदर तो साझी सजा है, 5-7 सजा बचेगी जो आपको याद करने वाली होगी। तो आप कम से कम टाइम को खराब करते हुए ज्यादा से ज्यादा आउटपुट ले सकते हो, जो मैंने आपको तरीका बताया है उस तरीके के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने अभी बताया, वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए लड़की को खरीदना। पिछले में क्या था भाई, बेचने की बात की जा रही थी। बेचना हमारे पास था 372 में, तो खरीदना हमारे पास कहाँ है, खरीदना हमारे पास है 373 में। यदि वेश्यावृत्ति के लिए किसी लड़की को खरीदा जाता है तो वो हमारे पास दंडनीय अपराध है। सही उत्तर क्या होगा, डी 373 के तहत। और यदि खरीदते हो तो उसके लिए सजा मिलेगी। सजा कितनी, वही सजा कितनी भाई, 10 साल तक की सजा हो सकती है। उसके बाद दोनों में से किसी भी प्रकार की सजा हो सकती है। और साथ ही साथ क्या लगाया जाएगा भाई, जुर्माना आपके ऊपर लगाया जाएगा डेफिनेटली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के अंदर बलात्संग को परिभाषित किया गया है? बलात्संग या इसी को ही कहा जाता है बलात्कार।
आप जानते हो। तो पूछा गया है कौन सी धारा के अंदर बलात्कार को परिभाषित किया गया है। तो परिभाषित कौन सी धारा में किया गया है भाई? धारा नंबर 375 के अंदर बलात्कार को परिभाषित किया गया है। सिंपल भाषा में यदि मैं कहता हूं, यदि आप किसी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करते हो, वैसे तो शारीरिक संबंध का मतलब क्या है इसको भी परिभाषित किया गया है, काफी लंबी चौड़ी परिभाषा दी गई है, लेकिन हमारे एग्जाम की दृष्टि से उस गहराई के अंदर जानना हमारे लिए जरूरी नहीं है कि शारीरिक संबंध हमें किसे कहते हैं। हमें केवल इतना याद रखना है कि यदि किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया जाता है, लेकिन वो शारीरिक संबंध निम्न परिस्थितियों के अंदर स्थापित किया जाता है। पहला, उस स्त्री की सहमति के बिना यदि शारीरिक संबंध स्थापित किया जाता है। दूसरा, उस स्त्री की इच्छा के बिना, कैसे भाई? उस स्त्री की इच्छा के बिना। तीसरा, उसकी सहमति तो ली गई, लेकिन सहमति आपने ले ली उस स्त्री को डरा कर। उसकी सहमति तो ली गई, लेकिन आपने सहमति ले ली उसको नशा करवा कर। सहमति तो ली, लेकिन सहमति ली आपने 18 साल से छोटी लड़की की। इसका मतलब है ये सहमति देने में हमारे पास लायक ही नहीं थी। या आपने ऐसी लड़की से सहमति ले ली जो सहमति देने के लायक ही नहीं, मतलब मानसिक रूप से विकृत वगैरह है। तो उन सब से इन कंडीशन के अंदर यदि महिला के साथ क्या करवाया जाता है भाई? शारीरिक संबंध स्थापित किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? बलात्कार कहते हैं। ये कहाँ लिखा गया है? धारा नंबर 375 के अंदर लिखा गया है। तो ये परिभाषा है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन में यदि पूछा जाए परिभाषा कहां पर है, तो 375 के अंदर है। सजा की बात की जाए तो सजा हमारे पास 376 ए बी सी डी बहुत कुछ हम देखेंगे, उनके अंदर बलात्कार की सजा का प्रावधान है। लेकिन अभी मैंने किसकी बात की? ये भी परिभाषा 375 के अंदर है। पिछले एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था कि बलात्कार के लिए मुकदमा जो है कौन सी धारा के तहत दर्ज किया जाएगा। तो ध्यान देना, हमेशा जो मुकदमा दर्ज किया जाता है ना, तो मुकदमा हमेशा उस परिभाषा के अंदर दर्ज किया जाता है, उस धारा में दर्ज किया जाता है जिस धारा के अंदर सजा का प्रावधान किया गया हो। तो यदि बलात्कार का मुकदमा दर्ज करना है ना, तो 375 में नहीं किया जाएगा। 375 ने तो हमें बताया कि बलात्कार है क्या। अब बलात्कार की कौन सी सजा आप दिलवाना चाहते हो, उस सजा वाली धारा के अंदर क्या किया जाता है? मुकदमा किया जाता है। लास्ट ईयर के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसका आंसर हम देखेंगे क्या होगा। लेकिन अभी क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 375 में निम्नलिखित में से किसे बलात् संघ की श्रेणी में, अब ये क्या है भाई? बलात् संघ की श्रेणी में रखा गया, में है भाई, ठीक है। बलात् संघ की श्रेणी में रखा गया है। ये कहता है कि किसे बलात् संघ की श्रेणी में रखा गया है। भी कंपल्सरी ये बलात् संघ होगा ही होगा, हर कंडीशन में बलात् संघ होगा। 14 साल से कम उम्र की लड़की के साथ बनाए गए शारीरिक संबंध को, 15 साल से कम उम्र की लड़की के साथ बनाए गए शारीरिक संबंध को, 16 साल से कम उम्र की लड़की, 18 साल से कम उम्र की लड़की। इसका सही उत्तर हमारे लिए क्या होगा? डी उत्तर होगा कि यदि आप 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाते हो, चाहे किसी भी सूरत में, चाहे उसने सहमति दी हो, चाहे नहीं दी हो, चाहे उसकी इच्छा हो, चाहे उसकी इच्छा नहीं हो, उसके बावजूद, हर कंडीशन के बावजूद यदि आप 18 साल से कम उम्र की किसी भी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाते हो, तो ये क्या कहलाएगा? ये बलात्कार कहलाएगा धारा नंबर 375 के तहत। ध्यान रखना, 18 साल से कम उम्र की लड़की, उसने चाहे सहमति दी है चाहे सहमति नहीं दी है, यदि वो बाद में आपके ऊपर कोर्ट केस कर देती है और कोर्ट में जाके ये साबित हो जाता है कि उसकी उम्र 18 साल से कम थी और आपने उससे शारीरिक संबंध बनाए थे, मायना नहीं रखेगा कि उसने सहमति दी थी कि नहीं दी थी, आपको बलात्कार का दोषी माना जाएगा और सजा दे दी जाएगी। तो क्वेश्चन का उत्तर हमारे पास डी है। 18 साल से कम की उम्र की लड़की से बनाए गए शारीरिक संबंध किसकी श्रेणी में आते हैं भाई? बलात्कार की श्रेणी के अंदर आते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार यदि ऐसा पुरुष जो यह जानता है कि वो उस महिला का पति नहीं है, फिर भी उस महिला को पति होने का विश्वास दिला के उससे शारीरिक संबंध स्थापित करता है, तो उस पुरुष का कृत्य क्या कहलाएगा? ध्यान से समझना कि एक आदमी है, वो ये जानता है कि वो जिस महिला से बात कर रहा है वो उस महिला का पति नहीं है, लेकिन वो उस महिला को कहता है कि मैं तेरा पति हूं, और उसको विश्वास दिला देता है कि वो उसका पति है, और उसको ये विश्वास दिला के कि उसका पति है, वो उससे क्या करता है? शारीरिक संबंध स्थापित करता है। तो पूछा गया है कि ये जो उसने काम किया है उस व्यक्ति ने, ये कौन सा अपराध है भारतीय दंड संहिता के तहत? लैंगिक उत्पीड़न का अपराध है,
या लैंगिक संबंध का अपराध है या बलात्कार का अपराध है या गुरुतर बलात्कार का अपराध है, तो इसका उत्तर हमारे पास होगा सी, बलात्कार का अपराध है। मैंने आपको बताया था, चाहे आपने सहमति ली हो, ये धोखे से सहमति ली गई है। महिला की सहमति तो ली गई है, लेकिन कैसे ली गई है? धोखे से सहमति ली गई है। यदि आप महिला की धोखे से सहमति लेती हो, उसे डरा धमका के सहमति लेती हो, तो ये आपके लिए अपराध ही माना जाएगा। और कौन सा अपराध होगा भाई? बलात्कार का अपराध होगा। इसका सही उत्तर हमारे पास क्या है? सी आंसर है। एग्जाम्पल इसका अच्छा है, दो जुड़वा भाई है ना, हम देखते हैं दो जुड़वा भाई हैं, बिल्कुल एक जैसे होते हैं, है ना, पता ही नहीं चलता कि कौन राम है कौन श्याम है, पता ही नहीं चलता। तो राम का फायदा उठा के श्याम चला गया, श्याम का फायदा उठा के राम चला गया, ऐसा हो सकता है। तो उन राम और श्याम के द्वारा जो अपराध किया गया कौन सा अपराध है? बलात्कार का अपराध है। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 375 के तहत बलात्कार माना गया है ऐसे शारीरिक संबंध को जो, कौन से शारीरिक संबंध को बलात्कार माना गया है? ऐसा शारीरिक संबंध जो महिला की इच्छा के विरुद्ध हो, डेफिनेटली बलात्कार होगा। महिला की सहमति के विरुद्ध हो, डेफिनेटली बलात्कार होगा। सहमति देने में असमर्थ महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाया गया, डेफिनेटली। ये तीनों ही सही है भाई। उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, डी आंसर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 375 के अनुसार किसे बलात्कार की श्रेणी में रखा गया है? कि निम्न में से क्या जो है बलात्कार की श्रेणी के अंदर आएगा? पहला, बलात्कार की श्रेणी में रखा गया, ये पूछे भी किसे? पति द्वारा अपनी पत्नी की इच्छा के विरुद्ध, पति अपनी पत्नी की इच्छा के विरुद्ध यदि शारीरिक संबंध बनाता है तो पति द्वारा पत्नी की सहमति के विरुद्ध बनाया गया संबंध, पति द्वारा 18 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ बनाया गया संबंध, और पति द्वारा नशे की हालत में बनाया गया संबंध। देखो, यदि पति अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, चाहे वो इच्छा से बनाए चाहे वो उसकी इच्छा से नहीं बनाए, चाहे पत्नी की सहमति हो चाहे सहमति नहीं हो, हमारे यहाँ पर बलात्कार नहीं माना गया है 375 के तहत। लेकिन पति यदि 18 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, तो 18 साल की कम उम्र की पत्नी के साथ बनाया गया शारीरिक संबंध क्या होता है भाई? बलात्कार होता है। मैंने पहले भी आपको बताया था क्वेश्चन के अंदर कि 18 साल से कम उम्र की महिला के साथ किसी भी सूरत के अंदर यदि शारीरिक संबंध बनाया जाएगा तो क्या कहलाएगा? बलात्कार कहलाएगा। तो इसका सी आंसर हमारा बिल्कुल सही है। तो आज की क्लास में हम केवल 20 क्वेश्चन करेंगे, अगली क्लास के अंदर हम 20 क्वेश्चन और करने वाले हैं। तो आईपीसी से केवल हम 40 क्वेश्चन करेंगे, बाकी 15-20 क्वेश्चन जो है वो भाई सजा के क्वेश्चन बन सकते थे, उनका मैंने आपको बताया नहीं है, मैं सजा आपको वैसे ही बता रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया पसंद आ रहा होगा। यदि आपको पसंद आ रहा है तो हमारी क्लास को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, तथा साथ ही साथ आप इस क्लास को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करना जिनके आप हितैषी हो, चाहती हो कि उनका भी अच्छे नंबर से राजस्थान पुलिस का एग्जाम पास हो। मिलते हैं कल आईपीसी के अगले क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।